very welcome class 6 ग्रामर फर्स्ट चैप्टर भाषा बोली लिपि और व्याकरण। भाषा भाषा का हमारे जीवन में ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। भाषा के बिना हम अपने विचार और भाव एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। भाषा हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने भावों को जाहिर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाषा बोली लिपि और व्याकरण। सबसे पहले है भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये संस्कृत का एक शब्द है भाष, उससे बना है या उससे निर्मित हुआ है भाषा, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचारों से है। विचार मूक रूप से उठते हैं, मूक यानी कि चुप, लेकिन जब विचारों को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। भाषा का प्रयोग अधिकतर बोलकर किया जाता है। जैसे नंदिता, भाषण प्रतियोगिता के लिए तुमने कौन सा विषय चुना है? मेरे साथ खेलने चलोगे? ये कुछ उदाहरण है कि जिसमें भाषण प्रतियोगिता में क्या है, सिर्फ मौखिक भाषा। इस तरह से मेरे सपनों का भारत नहीं, घर पर मामा जी आए हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बातों, भावनाओं, विचारों आदि को समझने, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने का कार्य करती है। यानी कि डिलीवर यानी कि बांटने का कार्य करती है, काम करती है। भाषा की एक छोटी सी परिभाषा है कि भाषा आसान शब्दों में किसे कहते हैं। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, साधन है। आगे भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह होती है जब मनुष्य बोलकर अपने भावों को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा। गीत गाना ये एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जो मनुष्य अपने भावों को, विचारों को लिख कर प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखिए जैसे मौखिक भाषा, पिता और बेटी आपस में बातें कर रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है। इसमें किसी कागज़ पेन किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं है, तो ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जैसे बच्चे हैं जो उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं तो लिखित भाषा है। लिखित भाषा को ही स्थायी रूप माना गया है, उसे ही मान्यता दी गई है, क्योंकि जो लिखित भाषा है उसका स्थायी रूप बना रहता है, उसे वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जबकि मौखिक भाषा जो है उसका रूप बदलता रहता है। जैसे हम कुछ भी, मान लो हमने किसी प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, अगर पहले हम कुछ और सुनाएंगे, दूसरी बारी में कुछ और, तीसरी बारी में कुछ और, चौथी बारी में कुछ और, धीरे धीरे हमारे मौखिक उस भाषण में क्या है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाएगा। इसी तरह से जो लिखित रूप है, जो हमने पहले एक बार लिख दिया, उसका रूप तब भी बाद में भी वैसे ही रहेगा जैसे हमने कि उसे पहले लिखा था। आगे लिखित भाषा, हिंदी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे बीच चौराहे में जो वो पुलिस ट्रैफिक सिग्नल वाले जो अधिकारी हैं वो खड़े होते हैं, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, सीटी बजाकर, हाथ से या इस तरह से, या रुकने का इशारा कर रहा है, अंगूठा दिखाना, उंगली दिखाना, इस तरह से जो क्या है वो सांकेतिक भाषा है। ये विश्व में अनेक भाषाएं हैं, भारत में भी अनेक भाषाएं हैं।
लेकिन इनमें से जो 22 भाषाओं को क्या है, भारत संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, बोडो। आगे है मातृभाषा। सबको पता है कि मातृभाषा क्या होती है, कि जो बच्चा अपनी माँ से या की गोद से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे जिस बच्चे का जन्म जो है वो हिंदी भाषी परिवार में होगा तो उस बच्चे की जो मातृभाषा है वो हिंदी ही होगी। उसी तरह से जो अंग्रेजी परिवार से मतलब उन वहाँ का जो बच्चा होगा उसकी जो मातृभाषा है वो भी अंग्रेज़ी ही होगी। आगे राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज यानी सरकारी कामकाज की भाषा। जितने भी राज का दफ्तर कार्यालय जितने भी हैं वहाँ पर जो भाषा प्रयोग की जाती है वो सिर्फ हिंदी ही की जाती है, क्योंकि हिंदी सब देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभी बोली और समझी जाती है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया था और इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि देश की भाषा। हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी। इस तरह से भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से बोली और समझी जाती है, इसीलिए इसको नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा यानी कंटेक्ट लैंग्वेज, अर्थात कि जब हम किसी से बात करते हैं किसी से, तो वो एक संपर्क भाषा बन जाती है, यानी कि जिसके माध्यम से वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात जो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से, उनके विचारों को अपने विचारों से आदि जोड़ने का जो कार्य करते हैं उसे संपर्क भाषा कहलाते हैं। आगे बोली हमारे उसमें नहीं है। आगे भाषा का मूल रूप मौखिक है, जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ था। अर्थात मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे उसका लिखित रूप जब जैसे जैसे उसे अक्षरों का ज्ञान होता गया वो वैसे उसका वर्णन करता गया। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप के प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, ये चिन्ह लिपि ही कहलाते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अगर लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित चिन्ह अर्थात संकेत की ही अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान तो है, कुछ भाषाओं की लिपियां जो हैं वो अलग होती हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी। लेकिन भारत की अधिकतर लिपियों का जो विकास है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या है, प्राचीन काल में लिपि चित्रात्मक रही होगी, यानी कि पिक्टोरियल, कि पहले जो आदि मानव थे उन्होंने तस्वीरें बनाने शुरू की, जिससे संकेत अपने आप सामने आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, इस तरह से स्तंभों पर अपनी चित्रकारी धीरे धीरे उनकी विकसित होती गई। सिंधु घाटी में मिले सिक्कों पर भी यह कई बार जो लिपि है वो नज़र आती है। ये देखिए, संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच रोमन, स्पेनिश रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, गुरमुखी, असमिया, देवनागरी। ज़्यादातर जो है वो जिनकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है।
आगे है व्याकरण, ग्रामर। शब्दों को हमें अच्छे से समझने के लिए, उनकी शुद्धता को समझने के लिए, उनका सही अर्थ जानने के लिए हमें व्याकरण समझना आवश्यक होता है। व्याकरण का क्या अर्थ है कि शब्दों और वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण, अर्थात उनका जो सही रूप है, शुद्ध रूप है, उन्हें शुद्ध बोलना लिखना, ये सब व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आता है। जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है वही व्याकरण कहलाता है। अर्थात जब तक हम जिस भाषा को हम सीखना चाह रहे हैं, जब तक हमें उनके नियमों, उनकी शुद्धता, उनको लिखने का, बोलने का जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वो भाषा उतनी देर तक हमारे लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। भाषा प्रयोग से अधिक शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर में बोली जाने वाली भाषा उसे जन्मजात आ जाती है। अर्थात जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं अगर घर पर रहते हैं तो वो जब एक दूसरे से शब्द सुनते हैं तो वो पूर्ण रूप से उन्हें ग्रहण करते हैं, लेकिन तब तक उसको उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं पता होता क्योंकि अभी वो नासमझ है, उसे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता तो वह क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से प्रश्न पूछता है आगे। लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहे तो उसे एक्यूरेट नॉलेज, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसीलिए उसे व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। आगे है व्याकरण के मुख्य अंग। पहला है वर्ण विवेक, दूसरा शब्द विवेक, तीसरा वाक्य विवेक। वर्ण विवेक यानी कि इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा शब्द, शब्द के भेद, शब्द का स्वरूप, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि। यानी कि पहले में जो है वर्ण कहाँ से आए, किस प्रकार का उनका स्वरूप था, इस तरह से। फिर शब्दों के भेद, शब्द जब वो लिंग में परिवर्तित होते हैं तो वो बदल जाते हैं, वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। आगे है वाक्य, इसमें वाक्य रचना, भेद, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।